आज हम लोग अपने साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। आप बोर्ड पे बने हुए डायग्राम और लिखे हुए मैटर को देख करके समझ चुके होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या समझने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की पढ़ाई की। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, मानव में श्वसन। मानव में रेस्पिरेशन, ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको जानना जरूरी है। तो एक बार फिर मैं यहां से हटता हूं और आप ये देखिए, मेरी कलाकारी जो भी अच्छी या बुरी जैसी भी कलाकारी है, जैसे मुझे आती है वैसे मैंने यहां पर एक फिगर आपके लिए बनाने के लिए कोशिश किया है और इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उसकी अगर बात करें तो यहां से हम शुरू करें तो ये है हमारा नोज। ये जो आप नोज देख रहे हैं, ये नोज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है और ये हमारे बॉडी का एक्सटर्नल ऑर्गन है। बाहर से हमको ये जो ऑर्गन दिख रहा है नोज, ये उसी का हिस्सा है। और इस नोज में आप देख सकते हैं दो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दो छेद, एक ये और एक ये। देखा, एक ये और एक ये। इन होल्स को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। अब ये जो दो होल हैं यहां पर, यानी कि जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं, ये थोड़ा अंदर जाते, यहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों कनेक्ट होकर के सिंगल हो जाते हैं। जैसे कि यहां हमने आपको दिखाया है, ये दो नॉस्ट्रिल यहां जाते जाते यहां आकर के क्या हो गया, ये सिंगल हो गया। एक ही पाइपलाइन यहां से हो गई और यहां से पाइपलाइन ऐसे नीचे की तरफ टर्न ले रही है, यानी कि ये जो हमारी नोस्ट्रिल ऐसे जा रही है और ये पतली होती है, आप देख रहे हैं। यानी कि दो जो होल्स हमको यहां दिख रहे थे, यहां जाते जाते वो सिंगल हो गया, वन होल हो गया और यहां से इस पॉइंट पर आने के बाद यहां से अंदर ही वो नीचे की तरफ टर्न हो गई, जैसे ऐसे टर्न हो गई। और वो पाइपलाइन जिसको कि हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं या नसल पैसेज कह सकते हैं इसको, ये नसल पैसेज अब आके आकर के यहां पर हमारी जो माउथ की ओपनिंग जा रही है, ये माउथ आपको दिखाया मैंने, ये माउथ की ओपनिंग आ रही है और ये माउथ की ओपनिंग यहां करके एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है ना, माउथ से लेकर के एनस तक। तो एलिमेंट्री कैनाल यहां से माउथ होते हुए यहां करके ये ओसोफेगस इसका नाम हो जाता है। याद है आपको डाइजेशन सिस्टम में, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स जो मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, उसमें पढ़ाया था। तो ये क्या है, हमारा ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप। तो इसी जंक्शन पर यहां पर थ्रोट के पास यहां आकर के ये दोनों एक हो गए, यानी कि नसल पैसेज और फूड पैसेज, विंड पाइप और फूड पाइप, ओसोफेगस, ये दोनों यहां से एक हो गए। और एक हो गए तो स्ट्रक्चर कैसा बना, जरा आप यहां पर ध्यान से देखिए। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है फूड पाइप, यानी कि हमारा जो फूड है वो इस पाइप से होते हुए अंदर जाता है और इसी के कंसेंट्रिक के दूसरा पाइप है, यानी कि दो कंसेंट्रिक मस्कुलर पाइप्स हैं। क्या है, दो कंसेंट्रिक मस्कुलर पाइप्स। एक बार फिर से मैं आपको यहां पर डायग्राम बना के दिखाता हूं। एक ये मस्कुलर पाइप है और ये एक और मस्कुलर पाइप है, ये दोनों कंसेंट्रिक है, यानी कि ये जो मोटा वाला पाइप है मस्कुलर पाइप, उसके अंदर ये छोटा वाला पाइप है। तो एक गैप ये बना, तो ये हो गया फूड पाइप, यानी कि ओसोफेगस, इससे होकर के फूड अंदर जाता है। और ये जो बिगर वाला जो मस्कुलर पाइप है और स्मॉलर जो मस्कुलर पाइप है, उसके बीच में गैप बनता है ना, ये गैप, यही गैप अब है विंड पाइप, यानी कि इधर से अब एयर अंदर पास करेगी। इस टाइप का जंक्शन, इस तरह का स्ट्रक्चर यहां से अब क्रिएट हो गया। अब जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हो तो ओसोफेगस में रिदमिक मूवमेंट होता है और उस रिदमिक मूवमेंट के कारण
हो सकता है कि इनर जो मस्कुलर पाइप है वो एक्सटर्नल यानी कि बिगर जो मस्कुलर पाइप है उसमें जाकर चिपक जाए, सट जाए और फिर ये एयर पैसेज ब्लॉक हो जाए, ना अंदर हवा जा पाए ना अंदर से बाहर हवा निकल पाए। ऐसे में हमारी डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एयर इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर बीइंग लाइफ, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव होने के लिए, फॉर सर्वाइवल एयर इज वेरी वेरी नेसेसरी, बहुत बहुत जरूरी है। तो ये अगर ब्लॉक हो गया तो लाइफ जा सकती है, जान जा सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये ब्लॉक नहीं हो, दोनों आपस में चिपके नहीं, इसलिए यहां पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। यहां मैंने बना करके दिखाया आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहां लिखा भी है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहां भी दिखाया है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है फूड पाइप और वेंट पाइप इन दोनों को आपस में चिपकने नहीं देते हैं, यानी कि एयर का पैसेज ब्लॉक नहीं होने देते हैं। अब इसी पाथवे को, इसको जहां ओसोफेगस कर रहे हैं, ये जो बीच का पाथवे बन गया, ये जो पाथवे बन गया, इसी पाथवे को यहां पर हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, राइट। अब ये जो ट्रैकिया है थोड़ी दूर पर जाकर के यहां से दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया और ये दो लंग्स, टू लंग्स, एक इधर और एक इधर, टू लंग्स है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट। तो ये टू लंग्स में ये डिवाइड हो गया ट्रैकिया, है ना। और ये दोनों जो लंग्स हैं ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, किसके मदद से? रिब्स की मदद से, रिब्स पसलियों की मदद से ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और उसी के अंदर ये लंग्स हैं, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है लंग्स, ये लंग्स का बहुत मेजर वर्क है। चलिए, तब ये लंग्स जो है मेजर और इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर ऑर्गन सही है, बट जो अदर ऑर्गन्स हैं वो रेस्पिरेशन में पूरी तरह से हमारी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस में उनको जानेंगे। और यहां पर है ये डायफ्राम, ये डायफ्राम भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही हिस्सा है। ये डायफ्राम ही हमारे लंग्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ऐसे, यानी कि जब आप एयर ब्रीथ इन करते हैं तो डायफ्राम की मदद से ही अंदर की एयर कैविटी बढ़ गई और ज्यादा हवा अंदर चली गई, और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो अंदर की कैविटी छोटी हो गई और हवा पुश आउट हो गई। तो इस वर्क में हेल्प हमारे डायफ्राम करते हैं। तो ये डायफ्राम हो गया, ये भी उसी का हिस्सा है। चलिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हिस्सा नहीं वो भी इसमें आपको दिख रहा है। ये किडनीज दिख रही है, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब कुछ भी दिख रहा है, ये सारे ऑर्गन्स दिख रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अपना रोल प्ले करेंगे। यहां पर ये जो पोजीशन है ये हार्ट का पोजीशन है, यानी कि यहां से बिल्कुल अगर हम लोग, हमारा बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, तो यहां से बिल्कुल मिड से अगर डिवाइड करें तो लेफ्ट हाफ पार्ट होता है, ये राइट हाफ पार्ट होता है। तो यहां पर स्लाइटली लेफ्टवर्ड जो हिस्सा, पूरी तरह से लेफ्ट नहीं, स्लाइटली लेफ्टवर्ड जो हिस्सा होता है, यहां पर अपना हार्ट है। और ये हार्ट भी एक रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मेजर वर्क नहीं है, मेजर जो वर्क है वो लंग्स का ही है, ये बात आप ध्यान देना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेशन में मेजर जो रोल है वो लंग्स का है। लंग्स को असिस्ट करने के लिए नोज, ये नसल पैसेज, ये काम में आते हैं। बट अदर जो ऑर्गन्स मैं आपको बता रहा हूं वो मेजर नहीं बट माइनर रोल प्ले करते हैं, वो भी असिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, जब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो यहां पर हार्ट है, कहीं ना कहीं इस हार्ट का रोल आएगा। इसके अलावा हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनका भी रोल है। कैसे, ये हम जानेंगे। तो ये आपको समझ में आएगा, यहां पर हार्ट है, यही वो लोकेशन है। मैंने A to Z तक दिखाने के लिए कोशिश किया है
और आपको समझाने के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं। अब आइए हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारा रेस्पिरेशन होता कैसे है। फर्स्ट स्टेप, हम ब्रीद इन करते हैं, यानी कि हवा जो एयर है हम सांस में लेते हैं। किसके थ्रू? नोज के थ्रू, ऐसे थ्रू नोज। तो अभी तो मैंने लेके दिखाया, पर ये ऑटोमेटिकली नॉन स्टॉप 24 आवर्स अ डे एंड 365 डेज ईयर कंटिन्यू चलता रहता है, नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेकेज। बट हम और आप बेशक मार्क करते हैं या नहीं करते हैं। कभी कभी हम इसको वॉलंटरी स्लो फास्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सांसों को थाम लेते हैं, रोक लेते हैं, या थोड़ी देर के लिए उसको हम तेज कर देते हैं एक्सरसाइजेस, योगा के दौरान या किसी और एक्टिविटी के दौरान। बट ज्यादातर ये होता है अपने आप कंटिन्यूअस ये प्रोसेस जो है, सिस्टम जो है रेस्पिरेशन का, ये चलता ही रहता है। ये इनवॉलंटरी होता है मेजर। ओके, तब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर को ब्रीद इन करते हैं। कैसे ब्रीद इन करते हैं, यहां पर मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं। एयर हम ब्रीद इन करते हैं थ्रू नोज, और जब थ्रू नोज हम एयर ब्रीथ करते हैं तो एयर इन करते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर्स है, हमारे नॉस्ट्रिल की जो इनर लाइनिंग है उनमें हेयर्स हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं, उस एयर को फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि एयर में जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम है, सॉइल डस्ट, सैंड डस्ट, सीमेंट डस्ट, स्टोन डस्ट, फार्म डस्ट, हार्वेस्ट डस्ट, या एनी काइंड ऑफ डस्ट है, उन डस्ट पार्टिकल्स को हेयर्स फिल्टर आउट कर लेते हैं। और फिर हमारे जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के अंदर म्यूकस होता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ भी होता है, मैटर होता है, गमी मटेरियल होता है, चिपचिपा एक पदार्थ होता है। वो क्या करता है कि उन डस्ट पार्टिकल्स को चिपका लेता अंदर ही, यानी कि वहां एयर जो गई वो बहुत हद तक प्योर हो गई, यानी कि उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज थी, पार्टिकुलर जो मैटर्स था, वो छन गए। अब वो फिल्टर्ड एयर इस नसल पैसेज के थ्रू, यानी कि विंड पाइप के थ्रू वो अंदर जाती है। ट्रैकिया होते हुए वो कहां पहुंच गए, एयर लंग्स के अंदर। पूरे के पूरे एयर जो हमने ब्रीथ इन किया वो एयर कहां पहुंचे, लंग्स के अंदर एयर पहुंचे, और लंग्स के अंदर पूरी तरह से एयर भर गई है। उस लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स हार्ट होते हुए गए रहते हैं। अब लंग्स में जो ब्लड पहुंचा हुआ है वो ब्लड है कार्बोनेटेड ब्लड, यानी कि उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लंग्स क्या करते हैं, उस ब्लड में से उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल बाहर करते हैं, यानी कि यूं कहें कि ब्लड जो है अपने साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैरी करके लेकर है उसको वहां पर लंग्स में रिलीज कर देता है। एट द सेम टाइम क्या होता है, जो एयर हमने ब्रीथ इन किया है, लंग्स के अंदर जो एयर गई है, उस एयर में से लंग्स हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन को सेपरेट आउट कर लेता है और उस ऑक्सीजन को उससे ब्लड में फिर मिक्स कर देता है, या यूं कहें कि ब्लड उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। यानी कि ब्लड लंग्स में पहुंच करके पहले हुआ डीकार्बोनेटेड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, फिर हो गया ऑक्सीडेटेड, यानी कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया। यह प्रोसेस लंग्स के अंदर चलता है, यानी कि लंग्स का मेजर वर्क क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो ब्लड में से गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है, ऑक्सीजन मिला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, ऑक्सीजन मिला रहा है, या फिर जो हमने एयर ब्रीथ इन किया है उस एयर में से ऑक्सीजन निकाल करके ब्लड में मिक्स कर रहा है, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके उसी एयर में मिक्स कर दे रहा है ब्रीथ आउट करने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकाला रिमेनिंग एयर में मिक्स करके उसको ब्रीथ आउट कर देता है थ्रू सेम पाथ, उसे नसल पैसेज और नोज के थ्रू वो ब्रीथ आउट कर देता है। कई बार हम माउथ के थ्रू भी ब्रीथ आउट कर देते हैं। नेक्स्ट, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से निकल के पहुंचता हार्ट में, और हार्ट उसको आगे के लिए हमारे पूरे होल बॉडी में सर्कुलेशन के लिए पंप आउट करता है।
हार्ट के द्वारा पंप आउट किया गया वो ब्लड। एक बात और, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता वो है हेमोग्लोबिन, वही ऑक्सीजन का कैरियर है। अगर हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होता। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरियर जो है वो है हेमोग्लोबिन। ठीक है, ओके। अब जब हार्ट ने उस ब्लड को फर्दर होल बॉडी के लिए पंप आउट किया, होल बॉडी में सर्कुलेशन के लिए, तो यहां से ब्लड निकल करके कहां पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कहां पहुंचता है ब्लड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पर डाइजेस्टेड फूड जूसेस अवेलेबल है। यानी कि आपको मैंने न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग से पढ़ाया था कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहां पर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर फूड का फाइनलाइजेशन होता है। तो डाइजेस्टेड फूड जूसेस वहां पर प्रेजेंट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग्स में प्रेजेंट विलाई ने एब्जॉर्ब कर रखा है और उन्हीं के थ्रू ब्लड वेसल्स पास करते हैं, कि ब्लड पास करता है। और वहां पर जब ब्लड पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के, तो वो डाइजेस्टेड फूड जूसेस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ डाइजेस्टेड फूड जूसेस भी हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ब्लड निकलता है, अब वहां से वो टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी पहुंचता है। वो हमारे ह्यूमन बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में अब ब्लड पहुंचता है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है और डाइजेस्टेड फूड जूसेस भी हैं। अब क्या होता है, जब ये ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल पहुंचता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में, कहां पर? सेल के साइटोप्लाज्म में ब्लड डाइजेस्टेड फूड जूसेस और ऑक्सीजन दोनों को रिलीज कर देता है। और वहां पर पहले से नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए, वो एब्जॉर्ब करके क्या करेगा उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी करते हैं कि उसने जो डाइजेस्टेड फूड जूस और ऑक्सीजन को रिलीज किया हर सेल के साइटोप्लाज्म में, तो फिर वहां पर डाइजेस्टेड फूड जूसेस और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, कंबशन का प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। रियल रेस्पिरेशन यही पर होता है। यानी कि यहां ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड जूसेस के साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा और एनर्जी रिलीज होगी। जनरली क्या होता है, हमारे ईच एंड एवरी सेल के साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड फूड जूसेस के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होगा, C6H12O6। तो वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल वहां पर पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में डिवाइड होता है। पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराऊं, हमारे ह्यूमन बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में जैसे ब्लड पहुंचता है, ब्लड हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड फूड जूसेस और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। वहां डाइजेस्टेड फूड जूसेस और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली यही है कंबशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जूस, रेस्पिरेशन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जूस। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो डाइजेस्टेड फूड जूस के अंदर जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट है मेनली क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। मेनली क्या प्रेजेंट है जिससे हमको एनर्जी मिलने वाली है डाइजेस्टेड फूड जूसेस में? वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। वो ग्लूकोज वहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है और एक मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? हर एक मॉलिक्यूल को पायरुवेट। पायरुवेट जो होता है
3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज में, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज में, एक मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो करके 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट, और वो भी 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद क्या होता है, अब ये पायरुवेट हमारे हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक बार फिर वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। पायरुवेट, हर पायरुवेट हमारे हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, रिएक्ट करके, ऑक्सीडेशन करके, रेस्पिरेशन करके, कंबशन करके एक बार फिर से फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहां पर एनर्जी हाईएस्ट अमाउंट में रिलीज होती है। जो एनर्जी जब खर्च नहीं होती वो खर्च हो जाती है। रेस्ट ऑफ जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, जो सेल के सभी ऑर्गेनल्स जब जब जरूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर खर्च करता है। यानी कि सेल के किसी भी ऑर्गेनल को, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से मांगते हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ एनर्जी दे दे बाबा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी किस फॉर्म में अवेलेबल है? एटीपी के फॉर्म में अवेलेबल है, और वो उनको प्रोवाइड करती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ओके, अब कई बार क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज के दौरान हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उन मसल सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। एट दैट केस, उस केस में क्या होता है कि पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी वहां भी रिलीज होती है, बट वो एनर्जी लिटिल अमाउंट में होती है, और जब पूरा ऑक्सीजन अवेलेबल है तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज होती है, हाई अमाउंट में होती है। और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स क्रिएट करता है। क्रैम्प्स बोले तो ऐंठन, है ना, तो हमारे मसल सेल्स में क्रैम्प्स वो क्रिएट करता है। वो हमेशा नहीं होता, तभी होता है कुछ एक एक्टिविटीज के दौरान जब हमारे मस्कुलर सेल्स में, मसल सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा जो है, क्वांटिटी है, जो वो लेस देन सफिशिएंट या लेस देन एडिक्वेट होती है तब। नेक्स्ट, अब क्या होता है, यहां ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वाटर, साथ में कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट भी रिलीज होते हैं। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनियस वेस्ट एक बार फिर से ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि ब्लड उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वहां से ब्लड लेकर के कहां पहुंचता है, हमारे किडनीज में, और किडनी से होते हुए ब्लड पहुंचता है हार्ट, और हार्ट से ब्लड पहुंच जाता है एक बार फिर से लंग्स में। यानी कि जहां से ऑक्सीजन लेकर के चला था वहीं पर ब्लड फिर से पहुंच जाता है, और वहां पर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो लंग्स में रिलीज कर देता है, या यूं कहें लंग्स जो है ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है, और फिर से जो ब्रीद इन एयर हुआ था उस एयर में से उसने जो ऑक्सीजन सेपरेट करके रखा था, छांट करके रखा था लंग्स ने, वो ब्लड में मिक्स कर देता है। यूं कह के ब्लड का जो हेमोग्लोबिन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि यहां सब लंग्स के अंदर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो ब्लड एक बार फिर से डिकार्बोनेटेड हो गया। वही ब्लड, जो ब्लड हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब एब्जॉर्ब किया था तो वो हो गया था कार्बोनेटेड, और ब्लड के अंदर के जो ऑक्सीजन खर्च हो गई थी, किसमें, रेस्पिरेशन में, कंबशन में, ऑक्सीडेशन में, किसके, डाइजेस्टेड फूड जूस के, तो ब्लड वहां पर हो गया था डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन चूंकि उसमें से निकल गया, खर्च हो गया, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और एट द सेम टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लिया तो कार्बोनेटेड हो गया। अब वही वाला ब्लड जब दोबारा लंग्स में पहुंचा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया लंग्स में, तो क्या हो गया,
डिकार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड से डिकार्बोनेटेड हो गया, और एक बार फिर से ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लिया तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और यहां पर ब्लड का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, लंग्स से चलकर फिर लंग्स तक ब्लड पहुंचा, तो एक साइकिल ब्लड का कंप्लीट हुआ, एक सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। तो यहां पर जाकर के रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ, लंग्स में पहुंच करके, जहां से जब ऑक्सीजन लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में रिलीज करेगा ब्लड, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमेनिंग एयर के साथ मिक्स होकर के ब्रीथ आउट हो जाएगा। इसका अर्थ है रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कई बार लोग समझते हैं कि ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है, नहीं, ब्रीदिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। ब्रीदिंग मीन्स जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एयर ब्रीथ इन करना, लंग्स में ले जाना, ऑक्सीजन उसमें से सेपरेट आउट करना, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला करके रिमेनिंग एयर के साथ उसको ब्रीथ आउट कर देना, यह है ब्रीदिंग, है ना। इनहेल एयर एंड एक्सहेल एयर। और जब इस बीच में क्या हो गया, लंग्स के अंदर जाकर के जो एयर हमने इनहेल किया, ब्रीथ इन किया, उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट आउट हुआ, और लंग्स ने ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था उस रिमेनिंग एयर में मिला करके उसको एक्सहेल आउट कर दिया, ब्रीथ आउट कर दिया। इतना ही है ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट रेस्पिरेशन मोर कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ब्रीदिंग होगी तभी तो ऑक्सीजन आएगी, और वो ऑक्सीजन गैस ब्लड में मिक्स होकर के जब बॉडी के एक एक सेल में पहुंचेगी, साथ में जब वो डाइजेस्ट ऑफ फूड जूसेस से भी ले जाएगा, और वो ऑक्सीजन डाइजेस्ट ऑफ फूड जूस के साथ रिएक्ट करके, कंबशन करके, ऑक्सीडेशन करके एनर्जी जब रिलीज करेगी, तब रियल रेस्पिरेशन वहां होगा एनर्जी रिलीजिंग टाइम में। और फिर उसका जो बाय प्रोडक्ट बना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ला करके ब्रीथ आउट कर देना है। ब्रीथ इन, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड जूसेस, कंबशन, रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद ब्रीथ आउट। ये सब मिला करके तब बनता है रेस्पिरेशन। तो मैं समझता हूं आपको अब रेस्पिरेशन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने अपनी तरफ से बेटर देन द बेस्ट वे में कोशिश किया है आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, बताने के लिए, और मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, यानी कि उसमें ये रेस्पिरेशन का कंसेप्ट समझने के लिए आपको हमारी ये वीडियो हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन।